नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, क्या पिछले एक दशक में ओसीडी का इंसिडेंस बढ़ा है? इंसिडेंस मतलब नए पेशेंट्स के आने का परसेंटेज क्या बढ़ा है? वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ओसीडी का इंसिडेंस पिछले एक दशक में बढ़ा है, और जैसा कि एक पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है कि नए केसेस बढ़ गए हैं, जबकि लोगों में ओसीडी को लेकर अवेयरनेस अब पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो शायद ये अवेयरनेस कई गुना बढ़ गई होगी, सैकड़ों गुना बढ़ गई होगी, ये कहना गलत नहीं होगा। दो तरह से वैज्ञानिक जो है वो किसी भी बीमारी को जांचते हैं कि वो कितना ज़्यादा पाया जाता है किसी भी जनसंख्या में। एक होता है प्रिवेलेंस रेट। प्रिवेलेंस का मतलब है कि किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे आज अगर हम कहें अप्रैल या मई 2023 के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों को ओसीडी होगा, तो इसका जो एक अनुमान है वो 3 या 4% का लगाया जाता है। और वहीं इंसिडेंस का मतलब होता है कि नए केसेस कितने आ रहे हैं ओसीडी के। हो सकता है किसी वजह से ज्यादा लोगों में ओसीडी हो रहा हो, जैसे कोविड के बाद शायद लोगों में अब ओसीडी होने लगा हो जो पहले नहीं होता था। हालांकि शोध तो नहीं है इसके बारे में, भले ही कुछ वेस्टर्न स्टडीज तो इस पर देखने में आ जाती हैं, पर इंडियन स्टडीज ना के बराबर हैं। इनफैक्ट है ही नहीं कोई जो कि कोविड के बाद बताए कि ओसीडी कितना हो रहा है, या कई सारे अलग अलग दशकों को कंपेयर किया जाए कि लोगों में कितना ओसीडी अब पाया जा रहा है। ऐसे शोध तो नहीं है, पर क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर, डॉक्टरों के अपने जो निजी अनुभव हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ओसीडी के नए केसेस ज्यादा हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ केवल कोविड की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे दशक की बात हो रही है। कह सकते हैं जब से यूट्यूब आया है या जब से इंटरनेट आया है तब के बाद से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ओसीडी बढ़ गया है। हाँ, ओसीडी की अवेयरनेस जरूर बढ़ी है। ना ही केवल ओसीडी की अवेयरनेस पेशेंट्स में बढ़ी है, थेरेपिस्ट भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी साइकोथेरेपी ओसीडी को लेकर देने लगे हैं। बहुत सारे लोग अब साइकोलॉजी को एक प्रोफेशन के तौर पे लेने लगे हैं। करीब 10-15 साल पहले तक साइकोलॉजी को लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत कम होते थे। स्कूल में भले ही साइकोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया जाए या किसी यूपीएससी की तैयारी के लिए ले लिया जाए, पर प्रोफेशन के तौर पर साइकोलॉजी को कम चुना जाता था। पर अब साइकोलॉजिस्ट भी बढ़ गए हैं, थेरेपिस्ट भी बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा थेरेपिस्ट होंगे तो सोशल मीडिया की मदद से लोगों को ज़्यादा ओसीडी के बारे में बताएंगे। ओसीडी का इलाज कैसे किया जाता है इस बारे में भी अब ज़्यादा बताया जा रहा है। तो हर लेवल पर हम देख सकते हैं कि एक इंक्रीज हो रहा है, और इस वजह से ऐसा कुछ डॉक्टरों के अनुभवों में आ जाता है देखने में कि अब पहले के मुकाबले ज़्यादा लोगों को ओसीडी का डायग्नोसिस दिया जा रहा है। पर ओसीडी का डायग्नोसिस ज़्यादा दिया जाना इसका मतलब ये नहीं है कि अब ओसीडी लोगों में ज़्यादा होने लगा है, उसका इंसिडेंस अब बढ़ता जा रहा है। बीमारी का इंसिडेंस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हो गए हैं लोगों की लाइफ में, चाहे जेनेटिक कहें या चाहे एनवायरमेंटल कहें, जिसकी वजह से अब ज़्यादा लोग पीड़ित होने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्योंकि लोग अब ज्यादा डॉक्टरों को कंसल्ट करने लगे हैं, इसलिए कई ऐसे छुपे हुए ओसीडी भी होते थे जो अब बाहर आकर डायग्नोसिस उनको मिलने लगा है। जैसे कि कई बार देखने में आता है कि कोई एक पर्सन जिसको ओसीडी का ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई 20 या 25 वर्ष का कोई युवक है या कोई युवती है, और ओसीडी का ट्रीटमेंट देते हुए जब फैमिली से बात की जाती है तो पता चलता है कि किसी पेरेंट में भी ओसीडी मौजूद रहा है कई सालों से, तो अब उनको भी नया ओसीडी का डायग्नोसिस मिल गया। ऐसा नहीं है कि उनमें अब ओसीडी शुरू हुआ, नहीं, ओसीडी तो पहले ही उनमें था, पर जब उनके बच्चे को डायग्नोसिस मिला, उसका इलाज हुआ, तो धीरे धीरे ये जो माता पिता होते हैं या उनके कुछ भाई बहन हैं या कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं घर के, उनका भी अब ओसीडी आइडेंटिफाई हो पा रहा है। तो ओसीडी बढ़ गया है ऐसा नहीं है, ओसीडी अब ज्यादा अच्छे से पहचाना जा रहा है। ओसीडी के अलग अलग रूप पहचाने जा रहे हैं। जैसे कि पहले टाइम पर सोचा जाता था, या आज भी कई लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ओसीडी का मतलब तो होता है सिर्फ ज्यादा साफ सफाई करना, जबकि अब जागरूकता की वजह से लोगों को समझ में आ रहा है कि ओसीडी कई अलग अलग रूपों में दिखाई दे जाता है। प्योर ओसीडी, प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी, तो ऐसे ऐसे रूप लेता है जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता कि ये ओसीडी है, जबकि डॉक्टरों की नजर में वो ओसीडी ही होता है।
तो प्योर ओसीडी भी मिसडायग्नोज हो जाया करता था, उसको सिर्फ ओवर थिंकिंग मान लिया जाता था। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इसलिए कि डायग्नोसिस नहीं मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं गए थे तो ओसीडी नहीं था। नहीं, बहुत से लोगों का ओसीडी छुपे हुए रूपों में पनपता रहता है, लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता रहता है और बहुत लेट स्टेज पर जाकर लोग उसका डायग्नोसिस लेते हैं और इलाज भी लेट ही शुरू होता है। और क्योंकि अगर हम कहें कि ओसीडी का डायग्नोसिस अगर ज्यादा भी मिल रहा है, ज्यादा भी लोग अगर ऐसे आ रहे हैं जिन्हें ओसीडी का डायग्नोसिस मिला है, तो ये वो लोग थे जिनको पहले शायद डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिल जाया करता था, जिनको पहले एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे दिया करते थे डॉक्टर, या टिक डिसऑर्डर या कोई और डिसऑर्डर का इनको डायग्नोसिस दे देते थे, पर एक्चुअल में ये ओसीडी था। तो कई वजहों से अब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस पर ज्यादा लिखते हैं कि एक पेशेंट को ओसीडी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ओसीडी लोगों में अब बढ़ने लगा है। इसी से मिलता जुलता एक फिनोमिना हमें ऑटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन के मामले में देखने में मिलता है। मेंटल रिटार्डेशन या जिसे आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है। बहुत सारे लोग जिनको कि अब ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलने लगा है, उन्हें किसी जमाने में शायद एमआर मेंटल रिटार्डेशन का डायग्नोसिस मिल जाता। तो ऐसे में देखने में आता है कि अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस पहले के मुकाबले कम होने लगे हैं, जबकि ऑटिज्म का डायग्नोसिस जो है वो बढ़ने लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब ऑटिज्म बहुत ज्यादा होने लगा है, नहीं, ऑटिज्म पहले भी उतना ही होता था, पर पहले उसे मेंटल रिटार्डेशन का डायग्नोसिस दे देते थे या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस मिल जाया करता था। पर अब ऑटिज्म के डायग्नोसिस की पहचान होने की वजह से, ज्यादातर बच्चों में लक्षणों को ऑटिज्म के तौर पर पहचानने की वजह से अब मेंटल रिटार्डेशन का डायग्नोसिस कम होने लगा है और इस वजह से अब उनका ट्रीटमेंट भी पहले के मुकाबले बेहतर होने लगा है। तो होता यह है कि जब डॉक्टर्स बेहतर तरह से बीमारियों को डिफरेंशिएट करने लगते हैं, उनके बीच फर्क समझने लगते हैं, तो डायग्नोसिस देने की जो परसेंटेज है उसमें बदलाव आ जाता है। तो जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का डायग्नोसिस मिलता था, अब लोगों को ओसीडी का डायग्नोसिस मिलने लगा है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा बेहतर तरह से पेशेंट्स की पहचान हो जाती है और ऑटिज्म और एमआर में भी यही देखने में आता है। दूसरा प्रश्न, मीडिया में मतलब फिल्मों में, मूवीज में, टीवी शोज में ओसीडी को कितने एक्यूरेटली पोर्ट्रे किया जाता है? क्या ये जो कैरेक्टर्स होते हैं फिल्मों में, क्या पेशेंट्स भी एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं? बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं और टीवी शोज हैं जिसमें ओसीडी को दिखाया गया है, हालांकि इसमें हिंदी मूवीज नहीं है। शायद ही कोई हिंदी मूवी ऐसी देखने में आई होगी जिसमें ओसीडी को दिखाया गया हो। एक अमेरिकन टीवी शो था मॉन्क, उसके अंदर एक डिटेक्टिव था जिसको ओसीडी दिखाया गया था। उस टीवी शो के राइटर्स और डायरेक्टर ने एंजाइटी डिसऑर्डर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को कंसल्ट किया था और पूरी जानकारी ली थी कि किस तरह से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इस डिसऑर्डर को डिपिक्ट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। इसी के साथ कुछ और मूवीज भी रही हैं जिनमें ओसीडी को दिखाया गया है, कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। जैसे एक सबसे पॉपुलर मूवी है दी एविएटर, जिसमें हॉवर्ड ह्यूज की लाइफ को दिखाया गया है। दी एविएटर में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने हॉवर्ड ह्यूज की भूमिका निभाई थी, जिसे कि बहुत सीवियर ओसीडी था। 1997 में एक फिल्म आई थी एज गुड एज इट गेट्स, उसमें जैक निकलसन ने एक ओसीडी के पेशेंट की भूमिका निभाई थी। इसी तरह एक फिल्म आई थी डर्टी फिल्दी लव, जिसमें एक आदमी को दिखाया गया था जिसे ओसीडी और टॉरेट सिंड्रोम था, मतलब टिक डिसऑर्डर था। इनफैक्ट इस फिल्म के एक राइटर रहे हैं जिनको कि खुद ओसीडी रहा है, इसलिए मूवी के अंदर जो पेशेंट दिखाया गया है या जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो काफी एक्यूरेट है, उसके बिहेवियर्स में काफी एक्यूरेसी मिलती है, जो कि बिल्कुल ओसीडी पेशेंट की तरह दिखाई देता है वो। तो फिल्मों में तो फिर भी काफी कोशिश की गई है जिससे कि एक्यूरेटली दिखाया जाए ओसीडी को, और जैसा कि बताया हिंदी फिल्में तो मिलेंगी नहीं। हाँ, कुछ और रीजनल फिल्में शायद हो सकती हैं, पर उसके बारे में मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी फिल्म पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखें और मैं उसके बारे में कभी चर्चा भी करूंगा, क्योंकि हिंदी फिल्मों में ज्यादातर स्किज़ोफ्रीनिया और कुछ ऐसी बीमारियों को दिखा दिया जाता है जिसमें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ऑटिज्म को भी दिखाया गया है हिंदी फिल्मों में, एल्जाइमर्स को दिखाया गया है, पर ओसीडी जैसी बीमारियों को ना के बराबर हिंदी फिल्म मेकर्स जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं उसे दिखाने में। मास मीडिया के जो पोर्ट्रेयल रहते हैं उसमें कुछ सिम्टम्स को बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है और कुछ सिम्टम्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। जैसे हैंड वॉशिंग को बहुत ज्यादा दिखाएंगे, ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे हैंड वॉशिंग ही ओसीडी होता है,
इनफैक्ट ज्यादा हाथ धोने को ओसीडी बोल दिया जाता है। बहुत आम भाषा में आजकल ओसीडी आ गया है, जैसे कि कोई ज्यादा हाथ धोता है तो बोल देते हैं कि ओसीडी हो गया मुझे। जबकि ऐसे बिल्कुल कैजुअल से जो पोर्ट्रेयल होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसमें रियल पिक्चर जो है वो इग्नोर हो जाती है। एक एक्चुअल पेशेंट की, एक एक्चुअल में जो ओसीडी पेशेंट है वो किस तरह से सफर करता है, किस तरह से उसके अंदर एक टर्मोइल चलता है, उथल पुथल चलती है, मीडिया में वो सब दिखाया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर कि ये जो कैजुअल से डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो दे दिए जाते हैं किसी को भी, इसमें तो एक्चुअल बीमारी की गंभीरता का जरा सा भी अंदाजा नहीं लग पाता। इसलिए लोगों में भी ओसीडी को लेकर एक सही समझ नहीं आ पाती। लोग ओसीडी को कंट्रोलेबल बीमारी समझने लगते हैं, विल पावर की प्रॉब्लम समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये थोड़े बहुत एफर्ट से दूर हो जाना चाहिए, ये तो सिंपल सी समस्याएं हैं। जब उसे सही से दिखाया नहीं जाएगा तो लोग भी उसके बारे में गलत धारणा बना लेंगे, और इस वजह से पेशेंट्स का भी स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है, ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों को दिखा नहीं सकते, घर के लोगों को सही तरह से बता नहीं सकते, तो लोग जो है वो साइलेंस में, आइसोलेशन में सफर करते रहते हैं, और इस चीज को मीडिया में नहीं दिखाया जाता। अगला प्रश्न, क्या कोई ऐसे फेमस लोग हैं जिनको की ओसीडी है या ओसीडी रहा है? जैसा कि बताया, हावर्ड ह्यूज एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो कि बहुत पॉपुलर भी रहे हैं और जिन्हें बहुत सीवियर ओसीडी रहा था। मल्टी मिलियनियर मूवी प्रोड्यूसर रहे थे ये, एविएशन एक्सपर्ट थे, पायलट थे, हवाई जहाज की इनकी कंपनी थी, हवाई जहाज बनवाते थे, अरबपति थे, और फिर भी इन्हें ओसीडी रहा था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि मटर की सब्जी खाते हुए भी जब वो मटर खा रहे होते थे तो उनको उनके साइज के हिसाब से पहले अरेंज करते थे, और छोटे मटर को पहले खाकर फिर बड़े मटर की तरफ जाते थे, तो पूरा एक एक करके सीक्वेंस में वो फॉलो करते थे। अपनी गाड़ी में उन्होंने एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनवा लिया था ताकि उनको साफ हवा मिले और उनको बुरी जर्म्स वाली हवा अंदर लेने से बचाव हो सके। उनके बायोग्राफर्स कहते हैं कि वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर बड़े कंसर्न रहते थे, अपने काम में बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर वो ध्यान देते थे, जिस वजह से उनके जो प्रोजेक्ट होते थे वो डिले हो जाते थे। और क्योंकि वो मूवी मेकर थे, इस वजह से वो कई बार अपने मूवी प्रोजेक्ट शुरू करके छोड़ देते थे, और कुछ छोटी छोटी बारीकियों की वजह से जब तक कि उन्हें लगता था कि अब बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बेस्ट नहीं आ गया है सीन, तब तक वो उसे बार बार फिल्माते रहते थे। और कई बार इससे लोगों को बहुत स्ट्रेस हो जाता था, क्योंकि वो कई सीन्स को सैकड़ों बार फिल्मा देते थे ताकि उसको बिल्कुल सही तरह से फिल्माया जा सके। अपने जीवन के आखिरी के कुछ सालों में उन्होंने लोगों से खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था, क्योंकि उनको कंटेमिनेशन का बहुत सीवियर फियर था। मार्क समर्स एक होस्ट रहे हैं एक शो के, जो कि निकलोडियन चैनल पर आता था, जिसका नाम था डबल डेयर। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपने ओसीडी के साथ स्ट्रगल्स को बताया है। हावी मेंडल, जो कि डील और नो डील शो के होस्ट रहे हैं, उन्होंने भी अपने ओसीडी के बारे में कई सारे इंटरव्यूज में बताया है। उनको एक डर था बीमारियों का। अगर किसी फैमिली मेंबर को बीमारी हो जाती थी, कोई मतलब वो पीड़ित हो जाते थे किसी भी फिजिकल इलनेस से, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के कुछ दूसरे घरों में चले जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे, ताकि उनको वो बीमारी ना लग जाए। अगर आप नोट करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि डील और नो डील शो में वो कभी भी हाथ शेक नहीं करते। हाथ जैसे मिलाते हैं दो लोग, ऊपर नीचे शेक करते हैं, वो ऐसे नहीं करते। वो सिर्फ अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी को सिर्फ छूते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऑब्सेशन है। अगर वो लोगों से हाथ मिलाएंगे तो लोगों के हाथों से जर्म्स उनके ऊपर आ जाएंगे, इसलिए वो जस्ट एक मुट्ठी जरा सी टच कर देते हैं किसी से मिलते वक्त। तो इस तरह से कई सारे ऐसे बिहेवियर्स लोगों के देखने में आते हैं, जो कि देखने से शायद ओसीडी नहीं लगे, पर वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये ओसीडी बिहेवियर्स ही शो कर रहे होते हैं। इस वीडियो में बताए गए ये तीनों प्रश्नों के उत्तर उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियोस में और कई सारे प्रश्नों के आपको उत्तर दूंगा, तो चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।